Welcome everyone. I am Pinky Siwaj. Today I am here to explain chapter number 2, 9th standard CBSE, and this chapter is from geography. Name of the chapter is physical features of India, and this would be the first part of this chapter. I am going to start from page number 7. You have already learnt earlier that India is a vast country and with varied landforms. हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश है जिसके पास बहुत अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं. किस तरीके की टराइन में हम रहते हैं, किस तरह के उच्चावच में हम रहते हैं. यदि आप प्लेन में रहते हैं तो आप बहुत फेमिलियर होंगे बड़े बड़े स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड से, और अगर आप हिली एरिया में रहते हैं तो वहाँ का जो उबड़ खाबड़ जो टराइन होता है माउंटेन्स का, वैली का, तो ये हमारे लिए कॉमन फीचर्स होती हैं. हमारा जो देश है पर्टिकुलरली जितनी भी मेजर फिजिकल फीचर्स होती हैं अर्थ के ऊपर, जैसे कि माउंटेन होते हैं, प्लेन होते हैं, डेजर्ट हैं, प्लेट्यूज़ हैं, लैंड है, ये सारे आइलैंड है सॉरी, ये सारे जितने भी तरीके की लैंडफॉर्म्स हैं, वो भारत इतना फॉर्चुनेट कंट्री है कि ये सभी तरीके के लैंडफॉर्म्स हमारे पास हैं. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले, भारत का जो लैंड है वो बहुत सारी फिजिकल वेरिएशंस को दिखाता है. जियोलॉजिकली जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये कंसिस्ट वन ऑफ द एंशिएंट, ये पूरी दुनिया में सबसे पुराने लैंड मासेस में से एक माना जाता है. एंड इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल, और सबसे ज़्यादा स्टेबल और लैंड ब्लॉक से बना हुआ है, जो स्थिर लैंड ब्लॉक्स होते हैं उनसे बना हुआ है. हिमालय जबकि और जो नदर्न प्लेन है ये बहुत ही रिसेंट में बने हुए लैंडफॉर्म्स हैं. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, अगर हम जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिमालय जो है वो अनस्टेबल जोन में माने जाते हैं. जो पूरी माउंटेन सिस्टम है हिमालय का, वो रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही यूथफुल टोपोग्राफी को, जो अभी कह सकते हैं कि युवा बलित पर्वत हम इसको कह सकते हैं. यंग फोल्ड माउंटेन है जिसके अंदर ऐसी टोपोग्राफी है, यूथफुल टोपोग्राफी, जिसके अंदर आप ऊंची चोटियां देख सकते हो, गहरी वैलीज, खाइयाँ देख सकते हो, घाटियां देख सकते हो, एंड उसके अंदर आप बहुत सारी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स को देख सकते हो. जबकि नदर्न प्लेन्स जो हैं, हिमालयस के बाद बारी आती है हमारी नदर्न प्लेन की, ये एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं. उसके बाद आता है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, जिसके अंदर जेंटली राइजिंग हिल्स और बड़ी बड़ी चौड़ी घाटियां हमको देखने को मिलती हैं. सो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग. हमारे भारत में जितनी फिजिकल फीचर पाई जाती हैं उनको यहाँ पर हमने 6 तरीके से डिवाइड किया है. सबसे पहला जो है हिमालयन माउंटेन. हिमालयन माउंटेन जो है जियोलॉजिकली, यूथ और स्ट्रक्चरली, मतलब अगर भूगर्भिक समय से देखें तो ये बहुत ही युवा पर्वत हैं, और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, फोल्ड माउंटेन है ये. एंड भारत का जो नदर्न बॉर्डर बनाते हैं, ये जो माउंटेन रेंज है ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं, इंडस नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक. हिमालय जो के अंदर जो सबसे लोफियस, सबसे ऊंची जो चोटियां हैं होती हैं, और रग्ड माउंटेन बैरियर्स, और सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ जो माउंटेन बैरियर्स है दुनिया के, वो हिमालय बनाता है. दे फॉर्म एन आर्क, ये एक आर्क की शेप बनाता है, विच कवर्स ए डिस्टेंस, जो कि लगभग 2400 किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं. इसकी जो चौड़ाई है वो वेरी करती है. 400 किलोमीटर कश्मीर में है, जबकि अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते, ईस्ट में जाते जाते इनकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, 150 किलोमीटर रह जाती है. इसका जो एल्टीट्यूड, मतलब जो ऊंचाइयां हैं वो भी वेरिएट करती हैं, वो भी अलग अलग हैं. जो वेरिएशंस हैं, ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन द वेस्टर्न हाफ. द हिमालय कंसिस्ट ऑफ, ये हिमालय के अंदर 3 पैरेलल रेंजेस आती हैं. पहले नंबर ऑफ वैलीज लाई, सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारी वैलीज इन माउंटेन रेंजेस में पाई जाती हैं. नदर्न मोस्ट जो रेंज है उसका नाम है ग्रेट और इनर हिमालय, या हम कह सकते हैं हिमाद्री. एंड और सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस रेंज मानी जाती है, और जितनी भी सबसे ऊंची लोफियस्ट जो पीक है वो इसके अंदर पाई जाती हैं, जो एवरेज हाइट इनकी अगर निकाली जाए तो 6000 मीटर्स इन सबसे ऊंची चोटियों की. इट कंटेन्स ऑल, जितने भी प्रोमिनेंट माउंटेन पीक्स हैं, चाहे वो हिमालयन, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, मकालू हो, धौलागिरी हो, नंदा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, ये सभी जितने भी प्रोमिनेंट पीक्स हैं वो सब हिमालय की इसी रेंज में पाई जाती हैं. आप यहाँ पर देख सकते हो, हम बात कर रहे हैं अभी इस माउंटेन रेंज की, ये जो दिख रही, जहाँ से मेरी उंगली चल रही है, इस माउंटेन रेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं. फिर ये दूसरी रेंज है, और फिर ये थर्ड रेंज है, ठीक है. उसके बाद है
द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिक इन नेचर। ये जो फोल्ड हैं हिमालयाज़ के असिमेट्रिक है नेचर में, मतलब सब एक जैसे नहीं हैं, मतलब तीनों जो रेंजेस हैं वो सेम टाइप ऑफ मटेरियल से नहीं बनी हुई हैं। इनका जो हिमालय का जो कोर पार्ट है वो बना है ग्रेनाइट से। इट इज़ पेरेनियल, और क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा साल इसके ऊपर बर्फ़ पड़ी रहती है, तो बहुत सारी जो ग्लेशियर्स हैं वो इसी रेंज से निकलती हैं। फिर है द रेंज लाइंग टू द साउथ। इसके बाद ये बारी आती है, ये जो सेकंड रेंज है, ये जो सेकंड रेंज है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका नाम है लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय। इस और साउथ ऑफ द हिमाद्री के जो साउथ वाली जो रेंज है रग्ड माउंटेन सिस्टम है, इसका नाम हिमाचल या लेसर हिमालय है। ये बनी है एल्टर्ड रॉक से। कंप्रेस्ड का मतलब होता है दबी हुई चट्टानें, या फिर एल्टर्ड जो चट्टानों ने अपना रूप बदल लिया है दबाव के कारण, ऐसी चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। और इसकी जो चौड़ाई है जो इसको एल्टीट्यूड है, ऊंचाई जो है इसकी 3700 से लेकर 4500 मीटर्स तक की ऊंचाइयाँ की वाली चोटियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं। विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर मानी जाती है। वाइल द पीर पंजाल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट, और यहाँ पर जो पीर पंजाल रेंज है वो सबसे लंबी रेंज है और इम्पॉर्टेंट रेंज है। धौलाधार है, महाभारत रेंज है, ये भी इसकी प्रोमिनेंट चोटियाँ मानी जाती हैं। ये जो रेंज है इसमें सबसे ज़्यादा फेमस वैली कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, हिमाचल, ये सारी चीज़ें इनमें हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, सारी फेमस वैलीज़ हैं। और ये जो रीजन है ये जाना जाता है इसके हिल स्टेशंस के लिए सबसे ज़्यादा। द आउटर्स, अब बारी आती है ये जो सबसे आउटर वाली जो रेंज है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि शिवालिक। जो सबसे आउटर रेंज है उसका नाम है शिवालिक रेंज। दे एक्सटेंड ओवर, और इसकी जो विड्थ है वो बताई गई है 10 to 50 किलोमीटर। और इसकी एल्टीट्यूड जो है वो वेरी करता है, मतलब ऊंचाई जो है चोटियों की वो डिफ़र करती, कहीं पर 900 से लेकर 1100 मीटर तक भी पाई जाती है। ये जो रेंज है ये बनी है अनकॉन्सोलिडेट सेडिमेंट से, मतलब तलछट से मिलके बनी हुई है। ऐसी जो नदियों के द्वारा जो तलछट जो सेडिमेंट लाए जाते हैं और वो बहुत ही कंसोलिडेट या बहुत ही ज़्यादा सॉलिड नहीं होते हैं, उनसे बनी हुई हैं। दीज वैलीज़ आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल, ये जो वैलीज़ हैं ये थिक ग्रेवल से ढकी हुई हैं। एंड लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय, जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ पाई जाती हैं हिमालय और शिवालिक के बीच में उनको दून्स कहा जाता है। देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये इस तरीके के इनके नाम दिए गए हैं दून्स के। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी जो हमने किया वो हमने किया लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन, ऐसे जो तीनों पैरेलल रेंजेस हैं उस तरीके से हमने पढ़ा, मतलब 3 पैरेलल रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा। अभी अगर हम बात करें वेस्ट, यहाँ से वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, वेस्ट से लेकर और ईस्ट तक अगर हम इसको डिमार्केट करें, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितनी भी ये रिवर वैलीज़ यहाँ पर दी गई हैं, मींस इतने एरिया को क्या कहा जाएगा, फिर इतने एरिया को क्या कहा जाएगा, फिर इतने एरिया को, मींस जो अभी हम डिवीज़न पढ़ने वाले हैं वो उसको डिमार्केट करता है रिवर वैलीज़। फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालयाज बिटवीन इंडस, सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और यहाँ वाला पार्ट, इंडस से सतलुज रिवर के बीच में, इसको नाम दिया गया है कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, लेकिन इसको कई बार रीजनली इसका नाम दिया गया है कश्मीर और हिमाचल हिमालय। फिर वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग, फिर सतलुज, और यहाँ सतलुज से लेकर काली नदी के बीच का जो पार्ट है उसको नाम दिया गया है काली से और सतलुज के बीच में उसको कुमाऊं हिमालय का नाम दिया है। फिर काली से लेकर फिर तीस्ता नदी के बीच में जो है उसको नाम दिया गया है नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो है उसको सबसे जो ईस्टर्न में आएगा उसको नाम दिया गया है आसाम हिमालय। तो इन सभी के रीजनल नाम भी हो सकते हैं। ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर आप देख रहे हो, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे हमारा बाउंड्री बनाती है हिमालय की। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, यहाँ पर जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर एक गॉर्ज बनाती है, इसको बोलते हैं दिहांग गॉर्ज। तो बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज हिमालय बेंड शार्पली, आप देख सकते हो ये हिमालय रेंज ईस्ट में आके बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं, नीचे की तरफ बेंड हो रही हैं।
ईस्ट में। तो साउथ में तो ये हमारी ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं यहाँ से, ईस्टर्न बाउंड्री, और इनको पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल भी कहते हैं। ये जो हिल्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हमारे यहाँ पर ये जो सेवन सिस्टर वाला पार्ट है, उनकी पूरी बाउंड्री बनाती हैं। और ये बने हुए हैं कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हैं, सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, और डेंस, यहाँ पर बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी पैरेलल रेंजेस हैं, वैलीज़ हैं। पूर्वांचल कंप्राइजेज द, पूर्वांचल में और क्या क्या है, पटकाई हिल, नागा हिल, पटकाई हिल है, नागा हिल है, मिज़ो हिल है, मणिपुर हिल्स है, ये सब तरीके की हिल्स है। तो ये था हमारा हिमालय का एक्सटेंशन, उसकी अलग अलग जो माउंटेन रेंजेस है उसके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद बारी आती है हमारे नदर्न प्लेन की। अभी नदर्न प्लेन क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो सारा पोर्शन है ये नदर्न प्लेन का पार्ट है। और ये जो पूरा पार्ट बना हुआ है, जितनी भी नदियों के नाम यहाँ पर देख सकते हो, गंगा है, यमुना है, चंबल है, गंडक है, कोसी है, सोन है। मेन तो रिवर जो हैं वो इंडस ये रही, इंडस और इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों के द्वारा ये बनाया गया प्लेन है। नदियाँ अपने साथ में जो सेडिमेंट्स बहा के लाती हैं उनसे ये बनते हैं। नदर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द, तीन मुख्य नदियां हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उनके साथ उनकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो उनके पानी को अपने साथ बहा के, जो छोटी नदियां होती हैं उनको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, जो नदी के पानी को डिवाइड कर देती हैं। तो उन नदियों के द्वारा, उनके द्वारा लाए गए जो एलुवियल सॉइल होती है उनसे बनी है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल, ये जो डिपोजिशन है एलुवियल सोए का इतने बड़े बेसिन में, जो हमारा फुट हिल का मतलब होता है ये जो शिवालिक रेंज है इसके नीचे का पार्ट, ये जो सारा प्लेन एरिया है, ये वाला जो प्लेन एरिया है ये एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन से बना है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ में ये बहाकर लाई थी। एंड फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, ये जो एरिया है, ये जो नदर्न प्लेन है, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। और ब्रॉडनेस जो है इसकी वो अलग अलग है, 24 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। ये डेंसली पॉपुलेटेड हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर इन प्लेन एरिया में अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल मिलती है, एडिकेट वाटर सप्लाई है, फेवरेबल क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये जो नदियाँ आती हैं नदर्न प्लेन से, और ये जो नदियाँ आती हैं आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आ रही है यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, मीन्स ये सारी पहाड़ों से आ रही है। और ये वाला तो है ही, ये झेलम है, रावी है, सतलुज है, ये इधर इंडस है, इसकी सहायक नदियां हैं। ये सारी जो नदियां हैं ये अपने साथ में वो लेकर आती हैं सेडिमेंट्स, और इनको यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं इन एरियाज़ में। तो उसके डिपोजिशन से ही ये सारा बना हुआ है। द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप, तो यहाँ पर जब ये नदियाँ इन पहाड़ी एरियाज़ में से नीचे उतरती हैं तो इनकी जो वेलोसिटी, इनकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं। तो वो एक नदी का काम होता है डिपोजिशनल वर्क। एंड उसके बाद द रिवर इन द लोअर कोर्स, यहाँ पर नदियों का जो लोअर कोर्स होता है उसमें नदी जो अलग अलग चैनल्स में बट जाती है, और दीज चैनल्स, इन ये जो चैनल हैं मीन्स नदी का जो पानी है जब वो अलग अलग उसमें बटना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सपोज़ ये गंगा नदी है, फिर बाद में जो दूसरी नदियाँ जो इसके पानी को और भी ज़्यादा आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगी, जैसे वो उसको क्या कहेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, जो इसके पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। द नदर्न प्लेन जो है उसको डिवाइड किया जाता है 3 सेक्शन में। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज़ रेफर्ड एज पंजाब प्लेन, मीन्स ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न प्लेन। वेस्टर्न प्लेन जो है इस 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। इसको पंजाब प्लेन कहेंगे जो सबसे वेस्टर्न वाला पार्ट है। उसके साथ साथ इंडस और इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पर ये इंडस नदी आप देख रहे हो और इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद द लार्जर, सबसे ज़्यादा जो पार्ट है इसका वो है हमारे, हम बात कर रहे हैं, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है हम इसकी बात कर रहे हैं। ये वाला जो ज़्यादा पार्ट है ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हो इंडस नदी, इंडस और उसकी सहायक नदियों ने इसको बनाया है। अभी ज़्यादा इसका पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है। इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इन सभी ने
जो जिनका जन्म हुआ था हिमालय से, उन्होंने इसको बनाया है। ये जो पूरा सेक्शन है, द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय दोआब्स। ये पूरा जो सेक्शन है वो दोआब से बना हुआ है। दोआब का मतलब होता है, दो वर्ड से मिलके बना है, दो एंड आब। दो का मतलब टू, आब का मतलब वाटर। मीन्स पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5 अलग अलग रिवर सिस्टम से बना हुआ है ये, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। उसके बाद जो है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन की बात करें, गंगा प्लेन के बाद घग्गर और तीस्ता नदियाँ। यहाँ पर घग्गर और जो तीस्ता नदियाँ हैं, ये है घग्गर और घग्गर और तीस्ता जो नदियाँ हैं, जब उनके बीच का जो पार्ट है, इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट। ये हमारा नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल इसके ईस्ट में पड़ते हैं, पर्टिकुलरली इन आसाम। और उसके बाद वाला जो सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन आता है, ये वाला ये आसाम में पड़ता है। आसाम लाइज इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। द नदर्न प्लेन जनरली डिस्क्राइब फ्लैट। वैसे देखा जाए तो जो नदर्न प्लेन है वो पूरे प्लेन ही माने जाते हैं, ठीक है। इसमें जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मानी जाती जो नदर्न प्लेन है। और इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं है। दीज वास्ट प्लेन हैव, इनमें भी बहुत डाइवर्स रिलीफ फीचर पाई जाती हैं, क्योंकि अलग अलग रिलीफ फीचर से बना हुआ है। नदर्न प्लेन जो है इसको हम 4 रीजन में, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर, अगर हम रिलीफ फीचर के हिसाब से बात करें तो नदर्न प्लेन को हम अलग तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग, जो नदियाँ होती हैं जब वो उतरती हैं माउंटेन से, तो वो अपने पेबल्स को, अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती हैं एक नैरो बेल्ट में। 8 to 16 किलोमीटर चौड़ाई की एक बेल्ट है। और स्लोप ऑफ द शिवालिक, इट इज़ नोन एज भाबर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो नदियाँ यहाँ से उतरती हैं तो ये अपने पेबल्स को एक नैरो जोन में डिपॉजिट करती हैं। ये जो नैरो जोन है जिसके ऊपर हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये एक चौड़ी बेल्ट है जिसको हम कहते हैं भाबर। ऑल दीज स्ट्रीम्स डिसअपियर इन भाबर बेल्ट, क्योंकि यहाँ पर सारे पेबल्स हैं। इन पेबल्स के अंदर कितने सारे पेबल्स वो बहा के लाई हैं, तो इन पेबल्स के अंदर जो नदी होती है उसका पानी दिखाई नहीं देता, ज़्यादा पेबल्स ही दिखाई देते हैं। तो ये उसके बाद इस बेल्ट में पानी जो है, नदी जो है वो डिसअपियर हो जाती है। फिर नदियाँ जो है, ये जो नदी है ये आगे जाके वापस से निकल आती हैं, वापस से पानी निकल आता है। तो री इमर्ज विद क्रिएट ए वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन नॉन एज तराई। जहाँ पर ये नदी का पानी वापस निकल जाता है, जहाँ पर दलदल होती है, स्वैम्पी और मार्शी एरिया होता है दलदल वाला, उस जगह पर जहाँ पर नदी वापस से इमर्ज हो जाती है उसको कहते हैं तराई। ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा पहले के बारे में बताया जा रहा है कि थिकली फॉरेस्टेड। पहले ये वाला जो एरिया था ये बहुत ज़्यादा थिकली फॉरेस्टेड, बहुत ज़्यादा जंगल यहाँ पर पाए जाते थे। बाद में इस जंगलों को साफ़ करके इसको एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल बनाया गया, ताकि जितने भी पाकिस्तान से माइग्रेंट जो लोग आए थे वो यहाँ पर रह सकें। उसके बाद द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ, ये हमारा जो नदर्न प्लेन है, हम बात कर रहे हैं ना रिलीफ फीचर के हिसाब से इसको 4 भागों में बांटने की। पहला हो गया भाबर, दूसरा हो गया तराई, फिर आता है, क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा पार्ट जो नदर्न प्लेन का वो बना हुआ है ओल्डर, पुरानी एलुवियम मिट्टी से। ये जो एरिया, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर नदी जो रिवर आती है वो अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स को कैरी करती है। तो वो सेडिमेंट्स जो निचले इलाके हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ तक तो नदी का फ्लड का जो पानी होगा वो हर साल नहीं जा पाएगा। तो जो पुराने वाली जो मिट्टी से बने रह जाएंगे उसको, उन एरियाज़ को कहते हैं भांगर। और लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर हर साल, तो ये जो भांगर जो होता है इसमें कंकर वगैरह से बना हुआ होता है और जो मोटी वाली मिट्टी होती है उससे बना हुआ होता है। जबकि जो कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पर हर साल नदी के जो फ्लड का जो पानी होगा वो हर साल जाएगा और हर साल मिट्टी की नई परत बिछ जाएगी, उसको कहते हैं खादर। खादर जो होते हैं ये रिन्यू होते हैं, हर साल नई फर्टाइल मिट्टी बिछ जाती है और आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए। तो 4 तरीके से डिवाइड हो गया। फिजिकल फीचर की बात करें तो वो क्या क्या हैं, भाबर, तराई, फिर भांगर और खादर, ये 4 तरीके से इसको डिवाइड कर दिया गया है।
उसके बाद है पेनिनसुलर प्लेटू। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है ये डेक्कन प्लेटू या पेनिनसुलर प्लेटू। आप देख रहे हो ये सबसे पहले हिमालय आ गए, फिर हमारा नदन प्लेन आ गया, फिर अभी बात हो रही है ये जो ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर बना हुआ आपको दिख रहा है ये है हमारा डेक्कन प्लेटू या पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो एक टेबल लैंड कंपोज्ड टेबल लैंड के जैसा है जो कि क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ये इसलिए बना था क्योंकि जो गोंडवाना लैंड था जिसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स मिले हुए थे बहुत पुराने करोड़ों साल पहले, तो गोंडवाना लैंड जो था वो बहुत सारी अलग अलग कॉन्टिनेंट से मिलके बना हुआ था। तो गोंडवाना लैंड जो था वो ब्रेक होकर एक दूसरी तरफ सरक रहा था एंड इसीलिए ये ओल्डलेस्ट लैंड मास जो था वो बना था। जो प्लेटू है ये ब्रॉड है और शैलो, इसके चारों तरफ से इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड और शैलो वैलीज़ और राउंडेड हिल जो है वो इसको घेरती हैं। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीज़न नेमली सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। ये जो है इसको 2 पार्ट में यहाँ पर बांटा गया है। ये सेंट्रल हाईलैंड आप देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे सेंट्रल हाईलैंड, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे डेक्कन प्लेटू। तो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। द विंध्या रेंज, आप यहाँ पर इन दोनों रेंज दो तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है उसको हम पढ़ते हैं। The part of Peninsular Plateau lying to the north of Narmada River covering a major area of Malwa Plateau is known as Central Highland। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नर्मदा रिवर है, यहाँ पर नर्मदा रिवर वाला जो पार्ट है इस एरिया को, और यहाँ पर आप देख सकते हो मालवा प्लेटू लिखा हुआ है ये, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। फिर आती है यहाँ पर बारी विंध्या रेंज, देख सकते हो आप ये विंध्या रेंज ये रही। विंध्या रेंज के साउथ वाला जो पार्ट है जो आप देख सकते हो ये वाला विंध्या रेंज, और विंध्या रेंज इज़ बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। आप देख सकते हो अरावली इधर नॉर्थ वेस्ट में है। द फर्दर वेस्टर्न वार्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद सैंडी रॉक की डेजर्ट ऑफ राजस्थान। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो इधर क्या है सैंडी, और जो हमारा राजस्थान का डेजर्ट है वो है। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, यहाँ पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं देख सकते हो चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, ये जो नदियाँ हैं ये नॉर्थ की तरफ जाती हैं, यहाँ से इमर्ज होकर ये नॉर्थ की तरफ बहती हैं। एंड उसके बाद है 10 इंडिकेटिंग द स्लोप, इसलिए हम ये नदियों का ऊपर की तरफ जाना, नॉर्थ की तरफ जाना, इससे हमको क्या पता चल रहा है स्लोप का पता चल रहा है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर ऑन द वेस्ट बट नैरोर। आप देख सकते हो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड इज़ वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की स्पेशली बात करें तो ये सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पर ब्रॉडर हैं, जबकि ईस्ट में जाते जाते ये नैरो हो जाते हैं, जैसा मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया। एंड ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड। यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड जो है इसको भी अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। ये जो है इसको मालवा प्लेटू कहते हैं, फिर ये छोटा नागपुर प्लेटू है, एंड ये बीच वाला जो पार्ट है इसको बुंदेलखंड या बागेलखंड कहते हैं, फिर छोटा नागपुर प्लेटू है अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं, और सबसे अगर और भी ईस्ट में जाएं तो दामोदर रिवर है। डेक्कन प्लेटू जो है, अब बारी आती है ये डेक्कन प्लेटू की। आप देख सकते हो डेक्कन प्लेटू ये वाला बिल्कुल ट्रायंगुलर है, ये रहा। इसमें क्या है द डेक्कन प्लेटू जो ट्रायंगुलर लैंडमास है ये नर्मदा नदी, आप देख सकते हो ये रही नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है उसके साउथ में है। सतपुड़ा रेंज जो है वो इसका ब्रॉड बेस बनाता है नॉर्थ में। सतपुड़ा रेंज ये रहा, सतपुड़ा रेंज दिख रहा है। सतपुड़ा रेंज जो है वो इसके नदन बाउंड्री बनाते हैं। फिर जो महादेव और कैमूर जो हिल्स हैं, मैकाले हिल्स जो हैं वो इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन बताते हैं। उसके बाद डेक्कन प्लेटू जो है हायर इन द वेस्ट स्लोप, या कहने का मतलब ये है कि डेक्कन प्लेटू का जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा है वेस्ट में, जबकि इसका जो स्लोप जो है वो ईस्ट में बहुत ज़्यादा जेंटल है। मींस यहाँ पर इसका ढाल ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। फिर एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज़ विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज मेघालय Karabi, Angola Plateau and Northern Sirkar Hills. It is separated by a fault from Chota Nagpur Plateau. 3 prominent hills west are Garo, Khasi, Jaintia.
यहाँ पर आप गारो खासी जयंती मीन्स इसका एक्सटेंशन जो है वो यहाँ तक है। ये है गारो खासी जयंतिया, तीनों पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं। उसके बाद है द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। देखो ये है हमारा, ये जो पहाड़ी आप देख रहे हो ये वाला, ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ये जो ये है हमारा ईस्टर्न घाट। ये दोनों बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं हमारे ईस्ट में और हमारे वेस्ट में। वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट के, ये जो हमारी बाउंड्री है, इंडिया की बाउंड्री जो समुद्र के साथ है, ये है हमारा कोस्ट, ठीक है। इस कोस्ट के बीच में, और ये है हमारा वेस्टर्न घाट हमारे पैरेलल। इसके बीच वाला जो ये एरिया बच गया, ये वाला एरिया, ये है प्लेन। अब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके भी दे आर कंटिन्यूअस। अभी ईस्ट जो हमारा वेस्टर्न घाट है ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस, आप देख सकते हो बीच में से कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है, लगभग कंटिन्यूस रेंज है। ये माउंटेन रेंज कंटिन्यूस है, लगातार है, और इनको क्रॉस किया जा सकता है सिर्फ पासिस के थ्रू। पास का मतलब होता है दर्रा, जहाँ से दो पर्वतों के बीच में जो आने जाने का रास्ता होता है वो होता है पास। उसमें थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है। वेस्टर्न घाट जो हैं, वेस्टर्न घाट ये वाले जो घाट हैं ये इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इनके, ठीक है। इनकी ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर, जबकि जो ये वाले जो ईस्टर्न घाट हैं इनमें सबसे ऊंची चोटियों की ऊंचाई होगी सिर्फ 600। ईस्टर्न घाट जो हैं वो महानदी वैली से नीलगिरी साउथ तक फैले हुए हैं, जब ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस हैं, इरेगुलर हैं, और इनको बहुत सारी जो नदियाँ हैं, जैसे आप देख सकते हो बहुत सारी नदियाँ जो हैं उन्होंने इसको काट कर छोटा कर दिया है। द वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेन। वेस्टर्न घाट ये होती है, ये है हमारा वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर ओरोग्राफिक का मतलब क्या होता है, जो नमी वाली जो हवाएं होती हैं जब वो पर्वतों में पहाड़ों में फंस कर बारिश करती हैं उसको कहते हैं ओरोग्राफिक। यहाँ पर ओरोग्राफिक रेंज बहुत होती है वेस्टर्न घाट में। एंड वेस्टर्न घाट जो है उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वेस्टर्न घाट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुदी यहाँ पर पाई जाती है, अनाईमुदी। इनकी पहाड़ी, इनकी ऊंची चोटियों के नाम बताए हैं। वेस्टर्न घाट में जो ऊंची चोटी है वो उनके नाम यहाँ अनाईमुदी है, दोदा बेटा है, फिर महेंद्रगिरी है, ये इनकी ऊंची चोटियों के नाम हैं। जबकि जो ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी जो है इज़ द हाई, महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। शिरोय हिल्स है, जावाडी हिल्स हैं, दीज आर लोकेटेड साउथ है ना ईस्टर्न घाट। उसके बाद है वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज़ ब्लैक। सबसे ज़्यादा जो अलग फीचर मानी जाती है डेक्कन प्लेटू की वो है इसकी ब्लैक सॉइल। इस दिस वोल्केनिक, क्योंकि ये जो डेक्कन प्लेटू है ये वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है, तो इस दिस इज़ वोल्केनिक ओरिजिन, क्योंकि इसका वोल्केनिक ओरिजिन होता है। जो रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक से बनी हुई हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूडेड। जब नदी जो वोल्केनो से निकलने वाला जो लावा होता है, जब वो कई सालों के बाद जो ठंडा हो जाता है उससे जो रॉक्स बन जाती हैं, फिर वो रॉक्स धीरे धीरे टूटने लगती हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू सॉइल। तो एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूडेड ओवर द टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन। अरावली हिल्स जो हैं, जो ये वाली राजस्थान में, तो ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन बनाती हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेटू की। दीज आर हाईली इरोडेड, और ये बहुत ज़्यादा इरोड हो चुकी हुई पहाड़ियाँ हैं, ब्रोकन टूटी हुई हैं, और ये गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई हैं। उसके बाद बारी आती है इंडियन डेजर्ट की। हमारा जो इंडियन डेजर्ट है ये वाला हमारी फोर्थ फीचर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इनकी जो वेस्टर्न मार्जिन बनाती हैं ये अरावली हिल, देख सकते हो आप अरावली हिल, एंड अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। और ये उबड़ खाबड़ जो एरिया है ये सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों से ढका हुआ है। ये यहाँ पर सबसे कम रेनफॉल है 150 मिलीमीटर पर ईयर होती है। आरिड क्लाइमेट है, शुष्क इलाका है, इसीलिए वेजिटेशन भी बहुत ही लो है। एंड कहीं कहीं पर जो नदियाँ हैं वो दिखाई देती हैं, लेकिन सिर्फ रेनी सीजन में, लेकिन वो नदियाँ डिसअपियर हो जाती हैं रेत के अंदर। लूनी जो है वो एक अकेली नदी पाई जाती है इस एरिया में। बारखान क्या होते हैं, बारखान जो होते हैं कर्सन टाइप सैंड ड्यून्स होते हैं, चांद के आकार के जैसे
सैंड ड्यून्स होते हैं, ये बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे पाए जाते हैं। कभी अगर हम जैसलमेर जाएं तो हम बारखंस देख सकते हैं। फिर बारी आती है कोस्टल प्लेन्स की। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। अभी हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो है हमारे कोस्टल प्लेन, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये हमारा कोस्ट, ये हमारा पर्वत, इसके बीच में जहाँ पर कोंकण लिखा हुआ है, कोंकण लिखा हुआ है, ये वाला जो हमारा, ये पतली जो नैरो स्ट्रिप है, इधर भी ये जो स्ट्रिप हैं, ये हमारे प्लेन एरिया है, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसके एक साइड जो नैरो कोस्टल स्ट्रिप है, उसके साथ साथ जो अरेबियन सी के और वेस्ट में और जो ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल के साथ दौड़ती हुई जो हमारे प्लेन एरिया हैं, उनको कहते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट अरेबियन सी में नैरो प्लेन में इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज़ कॉल्ड कोंकण, जो मुंबई गोवा का पार्ट है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये वाला जो पार्ट है जो लिखा हुआ है कोंकण, ये कोंकण पार्ट है। उसके बाद ये जो नीचे वाला है मालाबार कोस्ट है, इधर नदर्न सिरकार ईस्टर्न कोस्ट में, उसके नीचे है कोरोमंडल। ठीक है, उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। सो द नदर्न पार्ट, इनमें नदर्न पार्ट में कोंकण आएगा, मुंबई गोवा आएगा, उसके साथ साथ कन्नड़ प्लेन आएगा, सदर्न स्ट्रेच जो है उसको मलाबार कोस्ट कहते हैं। फिर जो प्लेन हमारे बे ऑफ बंगाल से लेकर फैले हुए हैं और इन द नदर्न पार्ट, इसको कहा जाता है नदर्न सिरकार, जो ये वाला है। उसके नीचे वाला है कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर्स, बड़ी जो नदियां हैं, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे डेल्टा बनाए हुए हैं। लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग विद द ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पर जो चिल्का लेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फिर है उसके बाद आइलैंड जो है, हमने पढ़ा होगा कि इंडिया जो है वास्ट मेन लैंड, इसके साथ साथ भारत जो है उसके पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड भी हैं। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड, दूसरा है अंडमान निकोबार। सबसे पहले हम लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। लक्षद्वीप आइलैंड ये हैं, ये जो आइलैंड हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लक्षद्वीप आइलैंड, तो ये जो आइलैंड हैं, ये आइलैंड ग्रुप लाइंग हमारे मालाबार कोस्ट केरला के पास पड़ते हैं। ये बने हुए हैं छोटे छोटे जो कोरल आइलैंड हैं उनसे मिलके बने हुए हैं। अर्लियर पहले इनको लैकेडिव कहा जाता था, मिनिकॉय और एमिनीडाइव। इन 1973 दीज वर्ड, बाद में इनको लक्षद्वीप के नाम दे दिया गया। ये बहुत छोटे से एरिया को कवर करते हैं, 32 स्क्वायर किलोमीटर। करावती जो है वो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। एंड इसमें बहुत सारी फ्लोरा फोना के हमको डाइवर्स टाइप ऑफ जो लाइफ है वो हमको देखने को मिलती है। इसमें पिट्टी आइलैंड जो है विच इज़, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, जो कि एक बर्ड सेंचुरी है। कोराल क्या होते हैं? कोराल पॉलिप्स जो है वो एक शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनीज़ में रहते हैं। और ये कहाँ पर बनते हैं? जो मड फ्री वार्म वाटर होता है वहाँ पर ये बनते हैं। जब बाद में ये मर जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं और इनके जो स्केलेटन होते हैं उससे कोरल डिपॉजिट बन जाते हैं और ये इतने बड़े होते हैं कि आइलैंड बन जाते हैं उनसे, उनके जो रिमेन्स बचते हैं उससे। नाउ यू सी द इलोंगेटेड चेंज ऑफ, अब हम देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल में ये वाला जो है, ये पूरा आइलैंड ग्रुप हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दीज आर, इनका नाम है अंडमान निकोबार। ये बहुत बड़े हैं साइज़ में, अगर हम कंपेयर करें तो इनको लक्षद्वीप के साथ बहुत अनगिनत हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। पूरे जो एंटायर ग्रुप है इसको 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को अंडमान, जो नॉर्थ वाला है इसको अंडमान, और जो साउथ वाला है उसको निकोबार, ये साउथ वाला। फिर अंडमान जो है नॉर्थ में, ऐसा माना जाता है कि जो आइलैंड हैं ये एलिवेटेड पोर्शन है, सबमराइन, जो पहले नीचे कोई माउंटेन रहे होंगे वो सबमराइन, वो समुद्र के अंदर चले गए, उनका ही जो उभरा हुआ भाग है उसको हम इन माउंटेन का नाम दिया गया है। ये जो आइलैंड ग्रुप हैं इनकी बहुत ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मानी जाती है देश के लिए। इनकी जो ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा फोना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। दीज आइलैंड लाई क्लोज टू द, ये इक्वेटर के पास पड़ते हैं, जिसकी वजह से इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पर पाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट कवर यहाँ पर मिलता है। ये जो डिटेल्ड अकाउंट हमने अभी अभी पढ़ा है भारत की फिजियोग्राफिक फीचर्स का, इससे हमको क्या पता चलता है?
इससे हमको समझ में आता है डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफी यूनिट हाईलाइट, ये भारत की यूनिक हर एक जो हमारा पोर्शन है उसकी यूनिक फीचर्स को बताते हैं। एंड इट वुड हाउएवर बी क्लियर, इससे हमें ये तो क्लियर हो गया होगा कि हर एक जो हमारा ये पार्ट है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, जिससे हमारा जो देश है वो नेचुरल रिसोर्स में रिच बनता है। माउंटेन जो हैं वो सबसे ज़्यादा सोर्स माने जाते हैं वाटर के, फॉरेस्ट वेल्थ के। नदर्न प्लेन जो हैं वो ग्रेनरीज मानी जाती हैं भारत के लिए, अनाज के भंडार, क्योंकि वो बहुत रिच हैं, फर्टाइल लैंड से बने हैं। और सिविलाइजेशन मतलब लोगों ने सभ्यता शुरू की यहाँ पर रहने की। प्लेट्यू जो हैं वो हमारे माने जाते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल विच हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है देश की वो कितनी अच्छी हुई है। जो कोस्टल रीजन जो आइलैंड हैं वो हमको बहुत अच्छी साइट देते हैं फिशिंग के लिए, बोट एक्टिविटीज़ के लिए। इसीलिए जितने भी डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं भारत की, वो दीज आर इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट, इन सभी में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मानी जाती हैं देश की डेवलपमेंट के लिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो।